हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीयूष नंदन। वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अब तक हमने लेक्चर 9 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है लेक्चर के साथ साथ वीडियोस के साथ साथ अपने बुक्स को भी लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो है लेक्चर 9 ख़त्म हो चुका है अब तक। अब हम जा रहे हैं लेक्चर 10 की ओर, ठीक है। बहुत जल्द ये 1 से 2 वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर थीम 1 विषय 1 समाप्त होने वाला है। ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 2 पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए हमें पढ़ना क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एपिलॉग, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं उपसंहार। इसमें हमें एक तरह से पूरे चैप्टर की समरी, ओके, समरी यानी कि सार जिसे कहते हैं वो पढ़ने को मिलेगा। समझे, जो पूरा चैप्टर पढ़ा एक तरह से उसका निचोड़ है, शुरू से अंत तक हम समझ जाएंगे मेन डेवलपमेंट हुआ क्या था, ठीक है। तो लाखों साल पहले एक्चुअल में हो क्या रहा था, ठीक है। लाखों साल पहले हो रहा था हंटिंग हो रहा था, ठीक है। किस चीज़ का? तो जंगली जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स का। गैदरिंग हो रहा था किस चीज़ का? तो वाइल्ड फूड्स का, यानी कि जंगली भोजन का, जंगली खाद्य पदार्थ का। यानी कि शिकार हो रहा था जंगली जानवरों का और संग्रह हो रहा था जंगली भोजन का। हंटिंग एंड गैदरिंग पे जो है ह्यूमन सब जो है एग्जिस्ट कर रहे थे, उसी पे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। फिर एक परिवर्तन आया, ठीक है। कब? 10,000 से, ये लाखों साल से चलता आ रहा था, लेकिन फिर एक परिवर्तन क्या आया? 10,000 से 4500 साल पहले की बात है, ठीक है। 10,000 से 4500 साल पहले जो है हमने क्लास 1 में जो है पढ़ लिया था कि 10,000 साल पहले कृषि यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और 5,000 साल पहले जो है पशुओं को हलों में जोता जाने लगा था, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो उसी परिवर्तन की बात हो रही है। 10,000 से 4500 साल पहले एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया, यानी इस टाइम पीरियड में पौधे उगाना और जानवरों को पालतू बनाना। तो ये तो हो गया, बट सवाल हमारे सामने ये आता है एक बन करके कि ऐसा तभी क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, ये सवाल है हमारे पास। तो इसके लिए कुछ स्टेजेस में कुछ घटनाएं हुई जिसने ऐसा परिवर्तन होने में अपना रोल निभाया, अपना रोल प्ले किया। तो आइए देखते हैं वो घटनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया एनवायरमेंटल बेसिस पे, यानी कि हमारे वातावरण से रिलेटेड एक चेंज ये आया कि 13,000 साल पहले जो है आइस एज का समापन हो गया। आइस एज कहने का मतलब हिंदी में हिमयुग, ठीक है। हिमयुग में होता क्या है कि सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बर्फ़ ही बर्फ़ सभी जगह पर होंगी तो वनस्पतियों का डेवलपमेंट तो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। बर्फ़ में भी कुछ वनस्पतियाँ होती हैं, लेकिन जो असली बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, असली जैव विविधता, जहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, उसे जैव विविधता कहते हैं। जितने अधिक जीव जंतु उतनी अच्छी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो बर्फ़ में वनस्पतियों का और पशुओं का एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, उसी सीमा तक वो रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बट हर तरह के जीव जंतु हमें देखने को नहीं मिलेंगे जब तक अनलेस कि वो बर्फ़ ख़त्म ना हो। तो 13,000 साल पहले क्या हुआ? ये जो अंतिम हिमयुग था इसका समापन हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो इसका रिजल्टेंट देखें क्या हुआ, इसका परिणाम देखें क्या हुआ। तो बर्फ़ ख़त्म हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि मौसम जो है थोड़ा गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। मौसम गर्म होने लग जाएगा और नमी आने लग जाएगी। अब समझेंगे कि बर्फ़ कम होने से नमी कैसे। तो देखिए ठंड के मौसम में आप देखते होंगे आपका स्किन ड्राई हो जाता होगा, आपकी त्वचा सूखी हो जाती है, जिस पे जो है मॉइस्चराइज़र कुछ क्रीम्स का यूज़ करते रहते हैं। बट हमें गर्मी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वातावरण में है जो वातावरण में नमी, मॉइस्चर की कमी हो जाती है विंटर में, ठंड के मौसम में, और गर्मी में नमी वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ा तो जो है ये टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर भी आता है, ठीक है। तो वार्मर मौसम जो है थोड़ा वार्मर हुआ और थोड़ा वेटर हुआ, यानी कि थोड़ा सा जो है नमी बढ़ी उसमें, ठीक है, गीलापन बढ़ा, ठीक। तो अब इससे देखें इससे क्या परिवर्तन है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि अनुकूल परिस्थितियाँ बनी। किसके लिए बनी अनुकूल परिस्थितियाँ भाई? ठीक है, अनुकूल परिस्थितियाँ, फेवरेबल कंडीशंस बनी। किन के लिए? तो वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए तो बनी ही बनी। वनस्पतियों के लिए बढ़ी क्योंकि मैंने बताया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी थोड़ी अच्छी होगी। और टेम्परेचर बढ़ने का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि 50-60 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ना नहीं। इस बर्फ़ की तुलना में जो है टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है। आइस एज की तुलना में टेम्परेचर बढ़ने की बात की जा रही है। तो अनुकूल परिस्थितियाँ बनी, ठीक है, वनस्पतियों का विकास हुआ और फिर जो है लोग
जानवरों की संख्या बढ़ी, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी, ठीक है। वैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जा सकता था, जिन्हें पालतू बनाया जा सकता था। तो इससे क्या हुआ, नया परिवर्तन, खुले जंगलों और घास के मैदान का विस्तार हुआ, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। और फिर ग्रास लैंड्स, ठीक है। ग्रास फील्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ग्रास लैंड्स जो है वो प्रॉपर वर्ड है। लैंड मतलब भूमि होता है। तो खुले जंगलों और घास के मैदान का विस्तार हुआ इससे। तो अब इससे क्या हो गया, पहले जो लोग बिखरे बिखरे स्कैटर्ड थे, छिटपुट कहीं कहीं पर बसे हुए थे, बसे हुए भी नहीं थे, बस घूमते रहते थे, अब उन्हें क्या हो गया ना, एक स्थान मिल गया। स्थान क्या मिल गया कि वो अब खुले जंगलों को ज़्यादा पसंद करने लग गए, ठीक है। और ग्रास फील्ड मतलब वो घास के मैदानों में रहने लग गए। अब घास के मैदान कहने का मतलब ये नहीं है कि जो पूरा घास का ही मैदान था, बीच में वनस्पतियाँ भी थी। और फिर जो है जानवर इनके आसपास रहने लगे। ये लोग धीरे धीरे जानवर को पालतू बनाने लगे, डोमेस्टिकेट करने लग गए, ठीक है। तो फिर अब देखें, यहीं से एक और स्टेज निकल के आता है, पैस्टरलिज्म यानी कि पशुचारण। क्योंकि जब तक लोग जो है पालतू बनाएंगे नहीं तो पशुचारण होगा कैसे, पास्टरलिज्म होगा कैसे, ठीक है। तो पशुचारक समुदाय भी रहा है, पास्टरल कम्युनिटीज़ भी रही हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हमें जानने को मिला है, पढ़ने को और भी मिलने वाला है। तो इससे क्या हो गया कि लोग जो है, जो पहले बिखरे हुए थे, अब क्या हो गया, एक स्थान पर आकर के रहने लग गए, जिससे कि स्थायी जन समुदाय का विकास हुआ, परमानेंट कम्युनिटीज़ का विकास हुआ। अब समझिए, ये जो स्क्रीन आपको पूरी दिख रही है, ये स्क्रीन है पूरा आइस एज, इसी पे है, यही वो पूरा क्षेत्र है जिस पर जो है लोग रह सकते हैं, और पूरे पे बर्फ़ ढका हुआ है, ठीक है। लोग इधर उधर हैं। फिर आइस एज ख़त्म हुआ, धीरे धीरे पेड़ पौधे सब उगने स्टार्ट हुए अच्छे तरीके से, मैदान का विस्तार हुआ। तो अब क्या है कि लोग पूरे जगह पर नहीं, अब सपोज़ करें ये एक फील्ड बन के निकल के आया, ऐसा करें ये घास का मैदान है, यहाँ पर लोग रहना पसंद कर रहे हैं। तो अब क्या था, जो लोग पूरे स्कैटर्ड थे, पूरा फैले हुए थे, वो यहाँ पर आके बसने लग गए। तो इससे क्या हो गया, इनकी आबादी बढ़ने लगी, एक स्थान पर सघन होने लगी, घनत्व बढ़ने लगा, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बढ़ने लगी। तो इससे क्या विकास हुआ, अस्थायी जन समुदाय, यानी कि लोग अब एक स्थान पर रहकर जीवन यापन करना पसंद करने लग गए, ठीक है। तो परमानेंट कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए कितना परिवर्तन है। एक शॉर्ट में मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन हुआ, यानी कि पौधे उगाना, जानवरों को पालतू बनाना हुआ। क्यों हुआ, 13,000 साल पहले जो है, 13,000 साल पहले आइस एज ख़त्म हुआ, ठीक है। उससे अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हुई, उससे अनुकूल परिस्थितियां डेवलप हुई, वनस्पतियों और का विकास हुआ, क्या कहते हैं, खुले जंगलों और घास के मैदान का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड, ठीक है। उससे क्या हो गया, परमानेंट कम्युनिटीज़ बनी, ठीक है। स्थायी जन समुदाय एक स्थान पर बसने लगे, ठीक है। स्थायी जन समुदाय का विकास होने लगा। तो अब देखते हैं, जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, इसके पीछे क्या एक ही कारण रहे। देखिए क्या क्या कारण था, अब उसे हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। पॉइंट्स में समझने के बाद होता है क्या ना कि थोड़ा चीज़ें बेटर याद रहती है, कंसेप्चुअलाइज अच्छे से होता है, ठीक है। दिमाग में डायमेंशन अच्छा डेवलप होता है पढ़ाई को लेकर के। तो देखिए इसके पीछे कारण क्या थे, फैक्टर्स बिहाइंड दिस चेंज, ठीक है। परिवर्तन के पीछे के कारक 3 हमें मेजर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 कारण तो 3 कारण में पहला देखें क्या है, जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हमने देखा 13,000 साल पहले क्या हुआ, ठीक है, आइस एज यानी कि बर्फ़ का जो है खात्मा हुआ, ठीक है। खात्मा ये थोड़ा फिल्मी वर्ड हो गया, ठीक है। बर्फ़ का, हाँ सही है, बर्फ़ का खात्मा हुआ, बर्फ़ की समाप्ति हुई, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, वनस्पतियाँ बढ़ी, ठीक है। तो इससे जो है अस्थायी जन समुदाय का विकास, इसने मदद किया। और ये परिवर्तन जो हुआ, लोग के समाज में इतना बड़ा चेंज आया, लोग पेड़ पौधे उगाने लग गए, पशुओं पर निर्भर होने लग गए। उसके पीछे और भी तो रीज़न थे। पॉपुलेशन प्रेशर कहने का मतलब, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे डिस्प्ले का मैंने एग्जांपल दिया, जहाँ पर लोग बिखरे हुए थे, लेकिन अब क्या हो गया, लोग एक छोटे से जगह पर आकर बसने लग गए, एक घास के मैदान में आकर बसने लग गए। तो जनसंख्या घनत्व बढ़ने लग गया, कम स्थान पर अधिक लोग, ठीक है, पहले की तुलना में। तो जनसंख्या दबाव बढ़ा किस पर, तो ज़मीन पर बढ़ा। तो ये ज़मीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर होती है कि कैसे जो है ज़मीन से अब रिसोर्सेज, संसाधन मिलेंगे जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा, तो मानवों ने ही एक्चुअल ज़मीन पे काम करके अपने लिए चीज़ें पैदा की, अपने लिए चीज़ें बनाई और निकाली भूमि से, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है, नॉलेज एंड रिलायंस की बात की जा रही है। नॉलेज किन का, तो फ्यू प्लांट्स एंड फ्यू एनिमल्स, कुछ एनिमल्स, यानी कि ज्ञान, नॉलेज यानी कि ज्ञान किसकी बात की जा रही है, कुछ पौधों की और कुछ जानवरों के ज्ञान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और फिर रिलायंस यानी कि निर्भरता, जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी भी कहते हैं, ठीक है, डिपेंड होना। तो निर्भरता किन पे, कुछ पौधों पर क्योंकि उनसे उन्हें भोजन मिलता था, और कुछ जानवरों पर, जानवरों से भी इन्हें भोजन प्राप्त होता था, कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे इन्हें, ठीक है।
तो कुल मिला के ये 3 फैक्टर थे, जो है 3 कारण थे। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पहला जलवायु परिवर्तन, दूसरा पॉपुलेशन प्रेशर, तीसरा नॉलेज एंड रिलायंस, किसके बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ज्ञान और निर्भरता कुछ पौधों और जानवरों के बारे में, ठीक है। ये तीनों हमने देख लिया। तो अब ये जो इतना सारा परिवर्तन हुआ, आखिर इसके साक्ष्य हमें कहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो हुआ, लोग सघन बसने लगे, तो इसी से तो शहरों का विकास हुआ। और जो ये हमने कृषि और पशुचारण की बात की, ये 10,000 से 4500 साल पहले की बात हो रही है, 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 4500 वर्ष पूर्व के बीच की बात हो रही है ये। तो ये ऐसा जो है कहाँ पे साक्ष्य में देखने को मिलता है, तो इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक है, ये मैप है, वर्ल्ड मैप, और इस वाले क्षेत्र को जूम करके इन दोनों इमेजेस में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं रेड कलर से इस पानी वाले क्षेत्र को कलर कर रहा हूँ। ये है भूमध्य सागर, ठीक है, और ये है पर्शियन गल्फ़ यहाँ पर नीचे में, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हमने देख लिया। और फिर यही चीज़ सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ये है भूमध्य सागर, ठीक है, और ये है फारस की खाड़ी, जिसे इंग्लिश में पर्शियन गल्फ़ कहते हैं। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, ये है जैग्रोस पर्वत, जैग्रोस माउंटेन, ठीक है, जो इन दोनों इमेजेस में नहीं है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखें, ये इमेज यही जूम होकर के यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक मैं आकृति की बात कर लूँ पहले। ये जो आकृति है, ये देखें, इस प्रकार की लगभग कुछ आकृति निकल के आ रही है, ये अर्धचंद्राकार जिसे कह सकते हैं। तो यही वो रीजन है जहाँ पर आज से 10,000 साल पहले कृषि और पशुचारण यानी कि एग्रीकल्चर और पैस्टरलिज्म के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये जो आकृति है, बीच में देखिए ये मोटा है, किनारे में ये पतला है, ठीक है, और ये मुड़ा हुआ है, बेंट है। तो इस आकृति को का नाम जो है, इस आकृति को नाम दिया गया है क्रीसेंट, ठीक है, क्रीसेंट यानी कि अर्धचंद्राकार। तो इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है फर्टाइल क्रीसेंट। फर्टाइल कहने का मतलब उर्वर, ठीक है, जहाँ की भूमि में उर्वरता हो, जो फर्टाइल हो, जिससे पेड़ पौधे उगते हों, जहाँ पर अन्न अनाज का उत्पादन अच्छे से होता हो। तो यहाँ पर मेनली 2 नदियाँ थी, जिसका जिक्र आगे चैप्टर में देखना है, ठीक है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। तो यहीं पर साक्ष्य मिले थे इस फर्टाइल क्रिसेंट रीजन में, यानी कि उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो था, ये था इराक के आसपास का क्षेत्र है, मेनली इराक का ही क्षेत्र पड़ता है। और इधर नील नदी है इस क्षेत्र में, इधर जो है यहाँ पर नील नदी आती है, देखें यहाँ पर ये नील रिवर, ये अफ्रीका का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो वो भी क्षेत्र इसमें थोड़ा सा कवर्ड होता है, बट मेनली जो है ये मेसोपोटामिया इराक का क्षेत्र है। जो मेसोपोटामिया और इराक के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में जानना है। तो इस क्षेत्र को मैं यहाँ पर अगर प्लॉट करूँ, देखिए ये क्षेत्र कैसे निकल, जैग्रोस माउंटेन यहाँ पर है, और यहाँ पर देखें ये यूफ्रेट्स रिवर है, और ये टिग्रिस रिवर है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये टिग्रिस है और फिर ये यूफ्रेट्स है, ये यूफ्रेट्स है। कोई बात नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए टिग्रिस और यूफ्रेट्स दिखा। अब मैं इसे हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पर आखिर वो कौन सा रीजन बन के निकल के आता है। यही है जिसे हम फर्टाइल क्रिसेंट, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ये क्षेत्र, और इतना ऊपर नहीं होगा, थोड़ा नीचे ही होगा, ऐसे करके यूँ ये क्षेत्र निकल के आता है, जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहा गया है, ठीक है। यहीं पर जो है मिले हैं सबसे पहले 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण के साक्ष्य मिले हैं। ये क्षेत्र मुझे बताना था। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में देखें भूमध्य सागर, पश्चिम में भूमध्य सागर ये वाला क्षेत्र था, और पूर्व में जैग्रोस माउंटेन ये वाला क्षेत्र था, ठीक है। पश्चिम में भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर, और ये रहा जैग्रोस पर्वत, जैग्रोस पर्वतमाला। तो ये हम समझ गए, इस क्षेत्र को हम समझ गए, ठीक है। आप एक बार ठीक से फिर से देख लें इस मैप को। तो यहाँ पर आने से क्या हो गया ना, खेती की प्रथा चालू होने से क्या हुई, लोग एक स्थान पर टिकने लगे। अब देखिए एक क्रोनोलॉजी, एक क्रम में समझें कि कैसे कैसे हुआ क्या क्या। लोगों ने सबसे पहले शुरू क्या, लोगों ने सबसे पहले कृषि, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर। मैं एक ही लैंग्वेज लिखूंगा, दोनों ने लिखूंगा, ठीक है। उससे जो है अस्थायित्व आया, ठीक है। लोग अस्थायी घरों में रहने लगे, कच्ची मिट्टी और कच्ची ईंटों के घर बनाने लग गए, गारों का प्रयोग करके घर बनाने लग गए, ठीक है। और यहीं पर जो है जो प्राचीनतम गांवों के जो एग्जाम्पल मिले हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से मिले हैं, ठीक है। तो अब ये अस्थायित्व आया, अस्थायी घर बनाने लग गए लोग। उसके बाद क्या हुआ, ये अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए, ठीक है। ये मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किस में किया, तो सबसे पहले तो इन्होंने कुकिंग में प्रयोग किया, ठीक है,
खाना बनाने के लिए, सपोज़ करिए आग जल रहा है, और फिर संग्रहण में, कुकिंग एंड जैसे संग्रहण यानी कि स्टोरेज में, अन्न जो उपजाते थे, और फिर जो बीज उपजाते थे, तो जो भी इनका कलेक्शन होता था, तो फूड का जो गैदरिंग करते थे ये, वो उन्हें उसमें स्टोर करते थे, ठीक है। यानी कि कुकिंग और जो स्टोरेज में इसका यूज़ किया जाता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, टूल्स बनाए, यानी कि औजार। तो टूल्स किस प्रकार के बनाए, तो टूल्स इन्होंने सबसे पहले बनाए पत्थर यानी कि स्टोन के बनाए, ठीक है। पत्थर के बाद इन्होंने मेटल यानी कि धातु के बनाए, ठीक है, मेटल के औजार भी बनाए, ठीक है इन्होंने। उसके बाद और देखें क्या था, मेटल के इन्होंने बना लिए। फिर जो है इन्होंने पहिए का भी आविष्कार किया, हल का भी आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार देखिए बहुत ही बड़ा ये रेवोल्यूशन होता है, बहुत ही बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इससे क्या हो गया कि जो है परिवहन आसान हो गया, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। पहिए का आविष्कार हो गया, हल का भी आविष्कार हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने मिल करके देखिए कैसे परिवर्तन स्टार्ट हुआ। हिमयुग खत्म हुआ, कृषि, उसके बाद स्थायित्व आया, बर्तन बने, औजार बने, औजार से जो है फिर पहिए बने, हल बने। इन सब चीज़ों ने मिल करके लोगों को एक ऐसे कंडीशन में ला दिया कि अंततः एक ऐसा सिचुएशन बना, एक ऐसा वक्त आया जो 5000 साल पहले आया था, 5000 साल पहले, कि लोग एक स्थान पर बहुत बड़ी आबादी में शहरों में रहने लगे, बड़ी आबादी, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन वो बड़ी थी, पॉपुलेशन बड़ी थी। तो ये जो है यहाँ पे ये मैं, अच्छा ये लैंग्वेज आपको भी समझ नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी आबादी में लोग रहने लगे, तो शहरों का विकास अंततः हो ही गया। तो हमने देखा ये चैप्टर कहाँ से शुरू किया, हमने लाखों साल पहले आदि मानव से के कंडीशन से शुरू होकर के हम शहरों तक पहुँच चुके हैं। तो अब हमारे सामने 2 सवाल हैं, ठीक है, कि पहले ऐसा हुआ क्यों, ये जो शहर बने, ये जो भी ड्रामा हुआ इतना सारा, ऐसा हुआ क्यों, पहला सवाल ये बनता है हमारे पास। और दूसरा, शहरों और अन्य बस्तियों में अंतर क्या है, ठीक है, शहरों और अन्य बस्तियों में अंतर क्या है। ये 2 सवाल आपका बुक जो है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपकी किताब आपसे पूछ रही है 2 सवाल, क्या, तो ऐसा हुआ क्यों, पहला सवाल, और दूसरा सवाल कि शहरों और अन्य बस्तियों में अंतर क्या है, जिसका जवाब हमें मिलेगा अपने अगले चैप्टर में, ओके। और अगले चैप्टर से पहले एक कालक्रम है, टाइमलाइन है, काल रेखा है, जिसे मैं डिस्कस कर दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें कि सभी जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं उनका जो है टाइमिंग लिखा हुआ है, ठीक है, टाइमिंग के साथ लिखा गया है। तो उसे कर लेने से ये होगा कि आपको बहुत मोटे मोटे फैक्ट्स याद हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम देंगे। वैसे आप वो खुद से भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा उसके लिए भी। और अब जो है आपको जाके पूरे बुक्स को रिवाइज़ करना है, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहें, बढ़ते रहें।